नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में आईटीबीपी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री धामी ने सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान हिमाद्री 2025 का फ्लैग ऑफ भी किया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित जवानों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तो होगा। इसके साथ साथ मैंने अभी संजय गुंजाल जी से यहाँ पर पूछा कि आप सबके द्वारा अनेक पौधे भी बांटे जाएंगे। निश्चित रूप से मैं सोच रहा था आनंद जी ऐसे कि जैसे पौधों की बात आई और उन्होंने कहा 3.5 लाख पौधे, ये बड़ी संख्या है। और अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक और यहाँ पर फ्लैग ऑफ कार्यक्रम यहाँ पर किया था एनडीआरएफ का। तो इस प्रकार से जो जागरूकता के अभियान चल रहे हैं, इस प्रकार से वृहद स्तर पर वृक्षारोपण चल रहा है, फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, अनेक अनेक कार्यक्रम विभिन्न विभिन्न स्तरों पर चल रहे हैं। तो सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प 2047 रखा है, मुझे लगता है हम सब अगर इसी प्रकार से अपने अपने स्थानों पर अपने अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, दक्षता के साथ और पूरे समर्पण के साथ करेंगे तो हो सकता है कि हम विकसित भारत का संकल्प और पहले ही प्राप्त कर लें। इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कहीं और अधिक देर होने वाली है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि स्थानीय जो हमारी संस्कृति है उसका प्रोत्साहन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये बहुत सहायक सिद्ध होगा और लोगों को भी प्रेरित करेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 के चीन युद्ध के साथ हुए संघर्ष के बाद की गई। तभी से आईटीबीपी दुर्गम हिमालयी सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और समय समय पर नवाचार भी कर रही है। जैसा अभी बताया कि राज्य में आपके पास, राज्य में क्या पूरे ही बल के पास हमारी आर्मी से भी ज़्यादा डॉक्टर हैं, मतलब अनुपात में, तो निश्चित रूप से वो भी काम करेंगे। और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों का भी ये प्रयास रहता है कि सभी के साथ, जो भी हमारे केंद्रीय बल हैं, उनके साथ समन्वय के साथ जितना कामों को बढ़ाया जा सकता है, जितना लोगों को अपनी सेवाओं से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उन सभी को आगे बढ़ाया जाए। और आईटीबीपी के वीर जवानों ने हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान, अभी पिछले दिनों माड़ा में जो एवलांच आया था उसमें भी आप सबके द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास वहां पर किया गया था। इसके लिए मैं आप सबको एक बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और भी जो भी चाहे वो माड़ा का एवलांच हो या केदारनाथ की आपदा हो, पिछली बार केदार घाटी में आई आपदा हो, या हमारा सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू हो, ऐसे अनेक अभियान। और समय समय पर आईटीबीपी के लोग हमेशा आगे आकर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अदम्य साहस सेवा का परिचय देते हैं। बचाव एवं राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आप सबके द्वारा अंजाम दिया गया है। साथियों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है या हमारे पैरामिलिट्री में है और देश की सेवा में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है, खुशी होती है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लक्सा तहसील में डूंगरपुर गांव में एक ग्रामीण पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। आपको बताते चले कि तालाब के किनारे घात लगाए मगरमच्छ ने अचानक ग्रामीण को दबोच लिया और जिसके बाद शोर सुनकर आसपास के मौजूद लोगों के द्वारा लाठी डंडों के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह से घायल व्यक्ति को मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाया गया और इस दौरान ग्रामीण का हाथ पूरी तरीके से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। घटना से गांव में दहशत का माहौल है, तो वहीं लोगों ने प्रशासन से तालाब के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। यहाँ हमारे गांव के पास में ही जो मगरमच्छ पाया गया था और प्रशासन की टीम भी इसे पकड़कर लेकर गई थी। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप इसमें जो तालाब है इसकी खुदाई और इसकी जोड़ की सफाई होनी चाहिए। जितना भी मटेरियल है इसमें ये किनारे पर हो और इसका एक अच्छी तरह सौंदर्यीकरण भी हो, जिससे कि सभी ग्रामीण वासी इस तरह की जो घटना हो रही है, जो बहुत बड़ी दुर्घटना है ये, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण कर सकते। मेरा शासन प्रशासन से ये निवेदन है, हमारे सुरेश भाई हैं सुबेरा नागपू ने बहुत बड़ा हमला कर दिया, वे घायल कर दिए। उसके बाद फिर 108 को सूचना दी गई, अब उन्हें हर मिलाप हॉस्पिटल में हरिद्वार लेकर के भेजा गया है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि आप इस मगरमच्छ को यहाँ से पकड़ करके, क्योंकि कई मगरमच्छ हो रहे डूंगरपुर के जोड़ में, आप इन्हें कहीं बाहर गंगा जी में भिजवा दो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की कार्रवाई हर रोज देहात क्षेत्र में बड़े स्तर पर की जा रही है। आपको बताते चले कि भगवानपुर क्षेत्र में बिना अनुमति लिए जो कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उन पर HRDA का बुलडोजर गरज रहा है और जिसका असर ये है कि अवैध कॉलोनी माफियों में भी हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बताते चले कि भगवानपुर के मशहूर सम्राट की कॉलोनी पर भी बुलडोजर चलाया गया। लेआउटों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और लोग अब ट्रैक पर आ रहे हैं जो अनाधिकृत रूप से कॉलोनियाँ काटते थे। तो जो भी अनाधिकृत रूप से कॉलोनियाँ काटेगा वो उसी प्रकार का हम लोग कार्रवाई करेंगे और ध्वस्त करेंगे, ताकि जो है एक आम जनता को जो है उसको एक सुनियोजित विकास मिले और प्रॉपर तरीके से अपना आश्रय। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से धामी सरकार की ओर से अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसी के चलते आज रुड़की में भी बुलडोजर चलाया गया, जहां HRDA की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की कार्रवाई हर रोज देहात क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी बीच आज भी यह कार्रवाई की गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जी जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से धामी सरकार की ओर से लगातार अवैध जिस तरीके से जो भी अतिक्रमण की जगहें हैं वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और आज रुड़की में भी यह नजारा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अवैध अतिक्रमण पर राज्य सरकार की तरफ से पहले से ही दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए थे कि जो भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पर पाए जाएंगे, जिनका चिन्हीकरण यहाँ पर हो चुका होगा, यानी जिला प्रशासन की तरफ से उन सब चीजों की जांच यहाँ पर की गई, उन सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उनके ऊपर लगातार जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। ये कह सकते हैं कि लगातार इस दिशा में सिर्फ एक हरिद्वार जनपद नहीं बल्कि आप देहरादून जनपद की बात कर सकते हैं। हरिद्वार जनपद के साथ साथ आप उत्तरकाशी जनपद या फिर जो सीमांत जनपद है आपके, चाहे नैनीताल का हो, अल्मोड़ा के जनपद हो या पिथौरागढ़ के भी जनपद हो, वहां पर भी इसी प्रकार से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का जो डंडा है, जो बुलडोजर है धामी सरकार का, वो यहाँ पर चल रहा है और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश ये कह सकते हैं कि शासन की तरफ से यहाँ पर दिए गए कि अगर इस प्रकार से अवैध अतिक्रमण यहाँ पर होता है, जिसकी जिला प्रशासन की तरफ से जांच यहाँ पर कराई जाती है, अगर वो सही पाए जाते हैं तो फिर ऐसे अवैध अतिक्रमण को समाप्त करने का काम किया जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी यहाँ पर सरकार की तरफ से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिनकी तरफ से इस प्रकार से अवैध अतिक्रमण यहाँ पर कराई जा रही है और अवैध अतिक्रमण को संरक्षित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार सरकार के जो प्रयास है, उन प्रयासों का ही परिणाम है कि अब तक अवैध अतिक्रमण या फिर जो अवैध जो भू कानून के जो नियम नहीं मानते हैं, जो लोग भू कानून के नियमों का उल्लंघन यहाँ पर कर रहे हैं,
उनके खिलाफ लगातार जो कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं, उसका जो भूमि सरकारी जो भूमि है उसको वापस सरकार में निहित करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। सरकारी जमीनों को अवैध अतिक्रमणकारियों से भी बचाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। लगातार भारत सरकार के प्रयास यहाँ पर सफल होते नजर आ रहे हैं और अब तक ये कह सकते हैं कि जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है 5000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन अब तक राज्य सरकार की तरफ से अवैध अतिक्रमण से मुक्त करने का काम अब तक उस जमीन पर कर लिया गया है और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि भू कानून के तहत जो कार्रवाई अब और यहाँ पर होगी उसमें भी ये कह सकते हैं कि हजारों बीघा जो जमीन होगी वो बिल्कुल अभय, जिस तरीके से बिल्कुल अभय, जिस तरीके से माफियाओं के बीच हड़कंप भी मचा हुआ है, तो क्या माफियाओं के खिलाफ भी अभी कहीं पर किसी तरीके की कार्रवाई की गई है? देखिए, अब ये समझा जा सकता है कि जो पहले जिला प्रशासन की तरफ से जिन भूमि का चयन यहाँ पर किया गया है जो अवैध अतिक्रमण की जद में थी, उसकी पहली कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अगर किसी की तरफ से जबरन इन भूमियों पर कब्जा करने का काम यहाँ पर किया गया था तो जिला प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी आरोपित जो लोग हैं जो जमीनों पर कब्जा करने की जमीनों पर कब्जा करने का काम यहाँ पर कर रहे थे, उनके खिलाफ जिला प्रशासनों की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की जो कार्रवाई है वो लगातार आगे बढ़ रही है और जो जमीनें हैं जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी सरकारी जमीनों को जो कब्जेधारियों की तरफ से यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी जमीनों को छुड़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासन के में इन जमीनों को निहित करके ये कह सकते हैं कि एक लैंड बैंक बनाने का काम जिला प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल अभय, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते चले कि अगली खबर नाला पानी से है, जहां पर क्षेत्र में जंगलों पर भूमाफियाओं की गिद्ध की दृष्टि पड़ गई है। आपको बताते चले कि खलांगा मार्ग पर हल्दुआम के निकट 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र पर हरियाणा के एक व्यक्ति ने तार बांधकर गेट लगा दिया है। आपको बताते चले कि मामले में घने जंगल में कैंप बनाने की योजना है और यदि ऐसा होता है तो 4 से 5,000 साल के पेड़ों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। तारबाड़ करा रहे हरियाणा के रहने वाले अनिल शर्मा ने बताया कि यह वन भूमि उन्होंने ऋषिकेश निवासी अशोक अग्रवाल से लीज पर ली है। तो आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि 40 बीघा वन क्षेत्र में कैंप बनाने की योजना है। गौरतलब है कि वह किसी भी प्रकार के लीज व रजिस्ट्री के कागज प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं और साथ ही साथ घने जंगल में बिना साल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाए कैंप कैसे बनेगा, इसका भी ब्लूप्रिंट अभी उनके पास नहीं है। तो लगातार हमारे साथ अभय जुड़े हुए हैं। तो अभय, जिस तरीके से एक तरफ जहां अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है तो वहीं दूसरी ओर साल के पेड़ों के बीच में घने जंगल के भीतर इस तरीके से कैंप लगाने की योजना आखिर किस तरीके से जो है आगे अग्रसर होगी? क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, इस रूप में समझ सकते हैं कि राजधानी देहरादून का जो खलंगा जो क्षेत्र है जो संरक्षित, तो ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबंधित जो साल के पेड़ हैं उनके लिए तो क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है और यहाँ पर जिस प्रकार से जंगल के बीच में 40 बीघा वन संरक्षित जो भूमि थी उस पर अवैध कब्जा करने की बात सामने आई थी, उससे जिला प्रशासन में एक हड़कंप यहाँ पर देखने को मिला था और वर्तमान में कहें कि जैसी ये सूचना जिला प्रशासन को यहाँ मिली थी तो अब उस पर कार्रवाई करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल वर्तमान में मौके पर इस समय वन विभाग की टीम वहाँ पर पहुंची हुई है। जो संबंधित जो लोग हैं जिनकी तरफ से तारबाड़ इस जमीन पर करने का काम वहाँ पर किया जा रहा था, उनसे दस्तावेज यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, जिनकी तरफ से अभी तक ना तो कोई ऐसे पुख्ता दस्तावेज विभाग को यहाँ पर दिए गए और ना ही कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे समझा जा सकता हो कि यहाँ पर उनके द्वारा जिस प्रयोजन के लिए भूमि को यहाँ पर लेने का काम किया जा रहा था वो उस पर किसी तरीके का कोई सरकार का आदेश यहाँ पर हो। ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये अवैध कब्जा करने की बात यहाँ पर निकल कर सामने आ पा रही है। जो स्थानीय जो लोग थे उनकी तरफ से इन सब चीजों की जानकारी यहाँ पर दी गई थी और आज ये कह सकते हैं कि कुछ जो पर्यावरण जो प्रेमी जो संस्थाएं हैं वो भी वहां पर उस मौके पर पहुंची हुई है, उनकी तरफ से भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वहां पर की जा रही है। और जो ये पूरा मामला यहाँ पर आया है, कह सकते हैं कि जिला प्रशासन ने आज उस पर अपनी संजीदगी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही उसके जो रिजल्ट होंगे या भूमि पे जो कह सकते हैं कि जो कब्जा हो रहा था उसको छुड़ाते हुए जिला प्रशासन भी नजर आएगा। जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से 40 बीघा खरीदने की बात है और दावा भी जो है इस व्यक्ति की ओर से किया जा रहा है, तो क्या वन विभाग की ओर से अभी किसी तरीके की जांच शुरू की गई?
देखिए, फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर है। जिस तरह कह सकते हैं कि वन विभाग के जो डीएफओ हैं वो अपने पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचे हैं। वह उनकी तरफ से उक्त व्यक्ति के पास से दस्तावेज मांगने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें ना तो अभी तक विभाग को कोई दस्तावेज यहाँ पर मिल पाए और ना ही कोई ऐसी जानकारी मिल पाई जिससे समझा जा सकता हो कि सरकार की तरफ से ये भूमि या फिर किसी व्यक्ति की तरफ से भूमि जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पर दी जा रही है उसके कोई साक्ष्य यहाँ पर हो। ये कहा जा सकता है कि जो तारबाड़ करने की जो चीजें वहां पर इस व्यक्ति की तरफ से लाई गई थी उनको जब्त करने का काम वन विभाग की तरफ से यहाँ पर किया गया है। जो तारबाड़ अब तक की गई थी उसका ध्वस्तीकरण वन विभाग की टीम के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही व्यक्ति को एक समय अवधि यहाँ पर दी जाएगी कि अगर उनके पास कोई दस्तावेज है तो फिर उस दस्तावेज को दिखाने का काम यहाँ पर करें। अगर ये सब चीजें संभव नहीं हो पाती है तो फिर ये समझा जा सकता है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ वन विभाग और जिला प्रशासन दोनों ही अपनी कार्रवाई करता नजर आएगा। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो जमीन कब्जाने के जो आरोप है उसके ऊपर लगे उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर होगी। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार वन विभाग की और से भी टीम जो है वहां पर पहुंच गई है और जांच को भी शुरू कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर शिवालिक नगर वार्ड से सभासद अमरदीप के द्वारा रोबिन ने जो है कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले कि नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पेयजल संकट, कूड़ा निस्तारण, सीवर ओवरफ्लो और आवारा पशुओं की समस्या लगातार क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इन मुद्दों की अनदेखी कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत भी बद से बदतर हो गई है। जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सभासद रॉबिन ने पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के एसआईटी से जांच कराने की मांग की है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि BHEL क्षेत्र में लगाए गए यूनिपोल की वैधता की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ साथ बोर्ड बैठक की कार्रवाई सभासदों को उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। उन्होंने इन सभी मांगों को लेकर 22 जून को धरना प्रदर्शन की भी घोषणा की है और कहा है कि जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। तो 22 जून को धरना प्रदर्शन करने के लिए भी कहा गया है। आपको बताते चले कि सभासद की ओर से तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें नगर पालिका पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और साथ ही साथ इस जिस तरीके से जनता इस समय परेशान है उन सभी आवाजों को उठाने की बात जो है उनकी ओर से की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से हितेश चौहान जी जुड़ गए हैं। तो हितेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। जी हितेश जी, जिस तरीके से तमाम तरीके के आरोप आज लगाए गए, नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा इस पे ये कहना है कि अगर किसी भी सभासद ने अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो वो एक गहन विषय है, उस पे जांच होनी भी चाहिए और उनकी मांग तो जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष है उनको गहनता से विचार करके उसकी एक निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, ताकि क्षेत्र में एक मैसेज भी जाए और जो समस्याएं हैं उनका हल भी हो पाए। ठीक है हितेश जी, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो है भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जांच तो हो रही है, लेकिन आखिर इतने भ्रष्टाचार, अब तक ये अनदेखी किस तरीके से, कहाँ चूक हुई है हितेश जी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि आरोप लगना और प्रत्यारोप होना, उस पे एक पक्ष विपक्ष का मैटर भी हो सकता है। ये आरोप लगे हैं, इनमें सच्चाई क्या है वो जांच का विषय है। बिल्कुल हितेश जी, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से राजवीर जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनकी तरफ भी जो है आपके पास में दोबारा आऊंगी हितेश जी। एक बार हम राजवीर जी से भी बात कर लेते हैं। राजवीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिल्कुल राजवीर जी, आज तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ ऐसे प्रूफ्स है या फिर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर ये सभी आरोप लगाए गए? देखिए, कुछ बिंदुओं पर सबूत ना होकर आम जनता की बात पर भी भरोसा करना चाहिए। और इसमें जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उसमें एक ही पार्टी के लोग नहीं, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यहाँ तक कि भाजपा के भी वरिष्ठ लोग इन आरोपों को लगा चुके हैं और वो भी इसके खिलाफ जांच की मांग कर चुके हैं। तो चीजें बहुत, चाहे
जहाँ जो पैसा आज क्षेत्र में लगाने के लिए आता है उसे सही कार्यों में न लगाकर गलत बिंदुओं में या निजी स्वार्थों में अगर उसको खर्च किया जाए तो ये अच्छा नहीं है। और जहाँ तक क्षेत्र में जो जितना पैसा आया है उससे सड़कों की जो हालत है वो किसी से नहीं छिपी हुई है। बरसात में सीवर किस तरह से ओवरफ्लो होती है ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। तमाम बिंदु हैं, मैं बहुत जी बिंदुओं पर ठीक है। चर्चा कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल राजवीर जी। हितेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो हितेश जी, साफ तौर पर राजवीर जी का कहना है कि जनता की आवाज जो है वो उनकी ओर से उठाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, राजवीर जी हमारे जो है कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं और उन्होंने चुनाव भी लड़ा है विधायक का, तो मैं उनका सम्मान करता हूं और उनकी बात से सहमत भी हूं। क्योंकि कारण क्या है, सभासद अगर मुद्दे उठा रहे हैं ना तो वो जनता के हित के मुद्दे हुए, तो उस पर ध्यान देना नगर पालिका अध्यक्ष और प्रशासक उन सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उन विषयों को ध्यान में लेके जांच भी की जाए और उन कार्यों को किया भी जाए। क्योंकि बरसात आने वाली है, अगर शिविर की समस्या है तो वो भी हल होनी चाहिए। तो मेरा इतना ही है कि जो हमारे सभासद हैं जिन्होंने मुद्दे उठाए हैं तो उनपे जो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष है वो उनका जांच जरूर कराए। अब जांच ना कराए तो कम से कम उनकी बातों का ध्यान जरूर रखें। राजवीर जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से धाबी सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, तो आप इससे सहमत हैं कि अब आपने आवाज उठाई है या फिर आपने जो जनता के मुद्दों को उठाया है तो धाबी सरकार के कार्यों पर जो है ये बात पहुंचेगी और कुछ ना कुछ बदलाव होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोगों की करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। जब कोई जनप्रतिनिधि होता है वो किसी पार्टी का नहीं बन के रहता, वो सबका जनप्रतिनिधि होता है। आज अगर चेयरमैन की बात है, चेयरमैन वो सबके प्रतिनिधि है, वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ साथ या बसपा सपा के साथ साथ जो उनके साथ उन्हीं के सभासद हैं, अगर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ संदेह की स्थिति बनती है और इसमें करनी और कथनी में अंतर दिखाना होगा। आज केंद्र में भी सरकार है उनकी, प्रदेश में भी सरकार है और विधायक उनके, सांसद उनके, चेयरमैन उनके, अगर फिर भी वो बहानेबाजी करते हैं काम में तो मैं इसे तो यही समझूंगा कि करने का नियत नहीं है। और आदमी लेकिन राजवीर जी, बिल्कुल राजवीर जी, लेकिन हितेश जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की कोई खामियां है, कुछ है ऐसा, तो उस पर जो है जरूर जांच होनी चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है और मैं इस बात में उनके साथ हूं। जांच होनी चाहिए, जनता का पैसा जनता के कार्यों में लगना चाहिए। जी हितेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे। राजवीर जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जनता ने दोबारा जिताया है उनको, नगर पालिका जी अध्यक्ष को, तो कुछ सोच समझ के ही जिताया गया होगा। और हम भी इसी परिवेश में और इसी एरिया में रहने वाले हैं, तो कुछ काम तो अच्छे भी हुए हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा वही दोहरा रहा हूँ कि कुछ सभासदों की नाराजगी है अपनी, उन नाराजगियों को दूर करने का काम नगर पालिका अध्यक्ष का है। क्योंकि सभासद भी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं जी। वो जो समस्याएं बता रहे हैं तो वो धरातल पे हो सकता है कि जेन्युइन समस्या है, तो यही तो जांच का विषय है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अधिकारी जो प्रशासक है वहाँ के नगर पालिका के, उनको भी ध्यान देना चाहिए और नगर पालिका अध्यक्ष को भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनको संतुष्ट किया जाए और एक नगर पालिका अपने पूरे 5 साल बढ़िया कार्य करके जनता के बीच में अच्छा संदेश दे पाए। बिल्कुल हितेश जी और राजवीर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश की माता और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की चौथी पुण्यतिथि पर विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें कांग्रेस के अलावा शीर्ष नेतृत्व के अलावा भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की श्रद्धांजलि दी उनको। और इस दौरान इंदिरा हृदयेश के द्वारा हल्द्वानी शहर में किए गए विकास कार्यों को भी याद किया गया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।